27 क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल प्राप्त करने के लिए सरल मॉडुलक का ब्लॉक आरेख चित्र प्रदर्शित किया गया है। बॉक्स ए और बी की पहचान कीजिए एवं उनके कार्य को लिखना है। ये हमको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जिसमें मॉडुलक सिग्नल, वाहक सिग्नल दोनों जो है मिक्सर हो रही है। देन ए और बी क्या है ये हमें प्राप्त करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो ए है इसे बोलते हैं हम लोग वर्ग नियम युक्ति, स्क्वायर डिवाइस बोलते हैं। यहाँ एक आरेखिक युक्ति है, डिवाइस है जिसमें मॉडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को मिलाकर एक्सटी प्राप्त करते हैं। जैसे इस चित्र पर आप देख रहे हैं, इस सिग्नल को वर्ग नियम युक्ति से गुजारते हैं जिससे आरेखिक निर्गत वाई टी इक्वल बी एक्स टी प्लस सी एक्स का वर्ग टी प्राप्त होता है, जहाँ बी और सी एक नियतांक है। बी और सी क्या है? नियतांक है। यानी कि इस नियम पर क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। ए पर वर्ग नियम लग जाता है तो जो भी सिग्नल आता है वो वर्ग में बदल जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं बी क्या है। अब हम देखते हैं बी क्या है। बी जो है एक बैंड पारक फिल्टर है जो निम्न और उच्च आवृत्तियों को रोककर विशेष आवृत्ति बैंड को गुजारने देता है। बैंड पारक फिल्टर को इंग्लिश में बैंड पास फिल्टर कहते हैं। इस तरह के प्रश्नों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी केयरफुली आप प्रिपेयर करें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सेम है जैसा पहले क्वेश्चन की भांति है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 28, चित्र में अभिग्राही का ब्लॉक आरेख प्रदर्शित किया गया है। पहला है एक्स और वाई की पहचान कीजिए, दूसरा उनके कार्यों को लिखिए। तो देख रहे हैं आप अभिग्राही एंटीना से हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है। फिर पहले कहाँ गया? प्रवर्धक में। तो एक्स क्या है इसकी पहचान करना है। फिर सा सूचकांक का अर्थ होता है डीमॉड्यूलेशन। फिर वाई गया, फिर ये निर्गत हो गया सिग्नल। चित्र की भांति आप देखेंगे कि अभिग्राही एंटीना से जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसको प्रवर्धक मतलब एम्प्लीफिकेशन करते हैं। और एम्प्लीफिकेशन से प्राप्त सिग्नल एक्स जो IF स्टेज है, मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसे। IF स्टेज का मतलब है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जो उच्च वाहक आवृत्ति को निम्न वाहक आवृत्ति में बदल देता है। उसके बाद जो सिग्नल्स प्राप्त होती है उच्च वाहक आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलने के बाद सूचकांक क्या करती है? मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन में बदल देती है। और ये सिग्नल कहाँ जाती है? वाई पर। तो वाई किसका काम करती है? पुनः सिग्नल का प्रवर्धक करती है, मतलब एम्प्लीफिकेशन करती है। जो सिग्नल कम हो जाती है उस सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। एक टीवी टावर की ऊंचाई 180 मीटर है, उसे कितनी दूरी तक प्रसारण संभव है जिनसे अधिकतम क्षेत्र तक प्रसारण किया जा सके। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक टीवी टावर की ऊंचाई 180 मीटर है, यह कितने दूरी तक प्रसारण संभव है और ये कितने क्षेत्र तक किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको दिया गया है इस प्रश्न पर ही h जो 180 मीटर दिया गया है, r अगर वैल्यू नहीं दिया है तब भी हमें इसे याद रखना है। r मतलब पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब आप देखेंगे डायरेक्ट सूत्र है प्रसारण की दूरी d बराबर √2rh। ये डायरेक्ट फार्मूला है प्रसारण की दूरी के लिए, d इक्वल √2rh। यहाँ पर r और h की मैं वैल्यू पुटअप कर दिया। देन इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 16,200
51 मीटर। अब इसको मैंने किलोमीटर में बदल दिया, तो इस राशि को 1000 से भाग दे दूंगा तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, तो 16.291 किलोमीटर। अब ये कितने क्षेत्र तक फैलेगा, तो पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल A बराबर पाई डी का वर्ग, ए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर A जो है क्षेत्रफल है, पाई का मान है 3.14 गुना डी प्रसारण दूरी का मान है 16.291 का वर्ग। जब इसको मैं हल करूँगा तो ये क्षेत्रफल जो है मीटर वर्ग पर प्राप्त होगा, तो 833.34 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। इसको पुनः मैं किलोमीटर में बदल दिया तो ये मुझे प्राप्त हो गया 834 किलोमीटर वर्ग। ये लगभग है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये लगभग वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ में सिलिकॉन डायोड के लिए आमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। ये परिपथ आपको दिया है, इसमें एक सिलिकॉन डायोड लगा है और विभव 3 वोल्ट है, प्रतिरोध 200 ओम है और इस आमीटर पर पाठ्यांक ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, सिलिकॉन डायोड का रोधिका विभव 0.7 वोल्ट होता है। अगर ये हमें पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलिकॉन डायोड का रोधिका विभव हमें कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए, 0.7 वोल्ट। इसलिए धारा I बराबर V बटे R ओम्स लॉ के अनुसार। यहाँ पर देखिए विभव कितना है 3 वोल्ट और रोधिका विभव का वोल्ट कितना है 0.7, दोनों को मैंने यहाँ पे घटा दिया है। प्रतिरोध का मान कितना दिया है 200 ओम, तो V और R का मान रख दिया हूँ यहाँ पर 3 - 0.7 बटा 200। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2.3 बटा 200। अब इसको मैं भाग दूंगा तो धारा का मान मुझे प्राप्त हो जाएगा 11.5 गुना 10 के घात ऋण 3 एम्पियर। अब इसी को मैं मिली एम्पियर में चेंज कर दूंगा तो मेरा धारा प्राप्त हो जाएगा 11.5 मिली एम्पियर, क्योंकि ये जो 10 से घात ऋण 3 है वो किस में चेंज हो गया, मिली एम्पियर में चेंज हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 31, उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमीटर में आधार धारा 50 माइक्रो एम्पियर परिवर्तन करने से संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा। क्वेश्चन ये कह रही है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमीटर में आधार धारा में हम जो है 50 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन करने से संग्राहक धारा मतलब IC में कितना परिवर्तन होगा। और इस क्वेश्चन में दिया है कॉमन बेस विधा में अल्फा क्या है, धारा लाभ होता है। धारा लाभ का मान दिया है 0.96। तो हम जानते हैं, क्या हमें पता है कि देख रहे हैं आप बीटा इक्वल अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। ये जो सूत्र है अल्फा और बीटा में संबंध ज्ञात करने से हमें ये सूत्र प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर बीटा इक्वल अल्फा का मान ऑलरेडी क्वेश्चन पर दिया हुआ है 0.96 बटा 1 माइनस 0.96। देन मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 0.96 बटा 0.04। अब जब इसको मैं हल करूँगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा बीटा का मान 24। अब चूंकि नेक्स्ट हमें क्या प्राप्त करना है, संग्राहक धारा ज्ञात करना है, इसलिए हम डायरेक्ट बीटा इक्वल हमें पता है बीटा बराबर डेल IC बटे डेल IB। देन यहाँ पर डेल IC इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई ऐसा कर दूंगा तो बीटा इक्वल डेल IB। बीटा मुझे 24 प्राप्त है, डेल IB मुझे क्वेश्चन पर दिया हुआ है 50 माइक्रो एम्पियर, तो 50 इंटू माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻⁶। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 1.2 गुना 10 के घात ऋण 3 एम्पियर।
अब इसको मैंने मिली एम्पियर में चेंज कर दिया तो इसका मान हो गया हमारा 1.2 मिली एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। रेडान की अर्ध आयु 3.82 दिन है। कितने समय बाद रेडान के नमूने में परमाणुओं की संख्या 1/8 रह जाएगी? यह क्वेश्चन जो है रेडियो एक्टिव तत्वों से संबंधित है। आइए चलिए हल करते हैं। दिया गया है अर्ध आयु काल T बराबर हमें दिया है 3.82 दिन और n/n0 इक्वल दिया है परमाणुओं की संख्या 1/8। इसलिए हमें डायरेक्ट जो है सूत्र पता है n इक्वल n0 1/2 पूरे का घात n से। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमें ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सूत्र को मैं अरेंज करके लिख दिया हूँ n/n0 इक्वल 1/2 पूरे का घात n और n/n0 का मान है 1/8 इक्वल 1/2 पूरे का घात n। अब यहाँ पर जो है मैं इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया हूँ। देखिए 2 को 3 बार गुना करूँगा तो 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर a का q और 2 का q करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 1/8। इसलिए 1/8 को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 के घात 3 बराबर 1/2 पूरे का घात n। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो राशि है अंदर वाली राशि समान है, इसलिए यहाँ पर मुझे n इक्वल कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। ये राशि समान है इसलिए n बराबर मुझे 3 प्राप्त हो गया। अतः n इक्वल T/T से। n क्या है देखिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, कितने समय बाद रेडान के नमूने परमाणु की संख्या 1/8 रह जाएगी, समय ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट सूत्र है यहाँ पर n इक्वल T/T से। n इक्वल स्मॉल t अपॉन कैपिटल T से स्मॉल t इक्वल n/t हो गया, जहाँ पर n का मान 3 है और t का मान क्वेश्चन पर दिया हुआ है 3.82। इसको मल्टीप्लाई करने से मेरा टोटल समय आ गया स्मॉल t इक्वल 11.46 डेज। 33 नंबर का प्रश्न है जो पूछ रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चनों को परीक्षा में ना अलग अलग डाटा बदल कर ही पूछा गया था। किसी सेट पर 5000 एंगस्ट्रॉम, किसी पर 6000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा पूछा गया है। मैं नमूने के लिए केवल एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो तरंग दैर्घ्य की जो वैल्यू है उसको डिफरेंट लेकर, फार्मूला और सूत्र यही रहेगा। दिया गया है, क्या दिया है, लैम्डा का मान 4000 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसको मीटर में बदल देंगे। 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जो एंगस्ट्रॉम का मान होता है वो कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसलिए फोटॉन की ऊर्जा का डायरेक्ट सूत्र है हमारे पास क्या है, E बराबर h/ν, जहाँ h प्लंग नियतांक है और म्यू क्या है, आवृत्ति है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं h इंटू सी बटा लैम्डा, जहाँ c प्रकाश की चाल है और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। अब आप देखेंगे कि इसी फॉर्मूले पर E बराबर h/ν इक्वल h c बटा लैम्डा पर हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो प्लंग नियतांक की h का वैल्यू, जो कि प्लंग नियतांक है, इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू होती है जो प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और यहाँ पर लैम्डा जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान दिया है ऑलरेडी 4000 इंटू 10⁻10। अब इस सारे क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे 10⁻34 है और यहाँ पर 10⁻8 है।
तो इसको काटेंगे तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो 10 के घात ऋण 24 बचेगा। अब 24 बचेगा, उसमें यही संख्या को आप घटा देंगे और यहाँ पे 3 और घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 से घात ऋण 19। अब 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करना, उसको फिर 4 से डिवाइड कर देना। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर जो है प्रोटॉन की ऊर्जा प्राप्त होगी 4.95 इंटू 10⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 क्वेश्चन कह रही है, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत प्रोटॉन की ऊर्जा 3.32 इंटू 10⁻19 जूल है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका विकिरण से संबंधित अध्याय से प्रश्न को लिया गया है। तो देखिए हम ऑलरेडी जो स्टडी किए हैं उस पर हमें क्या पता है कि जो प्रोटॉन की ऊर्जा होती है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम होती है, ठीक है। या आप ऐसा सूत्र देखे हैं प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन पर H न्यू, या मैंने इसे क्या लिखा था, H इंटू C बटा लैम्डा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है आपको कि जो प्रोटॉन की ऊर्जा है वो तरंग दैर्घ्य के कैसा है, व्युत्क्रम अनुपाती है। इसलिए हम इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, E1 बटे E2 बराबर λ2 बटे λ1। ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आपके प्रश्न पर दिया गया है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत, मतलब λ1 का मान 6000 दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, और फोटॉन की ऊर्जा E का मान, मतलब E1 का मान दिया है आपके पास 3.32 इंटू 10⁻19 जूल, और λ2 का मान दिया है आपके 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए इस सारे सूत्रों पर मान को रखना है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। λ1 का मान 6000, λ2 का मान 4000, E1 का मान 3.32 इंटू 10⁻19 और E2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और इस फार्मूले पर मैं सारे डेटा को पुटअप कर दिया। आप सिंपली से देखेंगे यहाँ पर 30 कट जाएगा, फिर ये 2 टाइम्स और ये नीचे 3 टाइम्स कट जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है आंसर प्राप्त करने के लिए। तो आप देखेंगे कि देखिए काटने के बाद ये E1 का मान E2 इक्वल 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो E2 का मान क्या आ जाएगा, 3.32 इंटू 10⁻19 जूल, ये उल्टा हो जाएगा 3/2। अब इसे आप सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो E2 का मान प्राप्त हो जाएगा मुझे 4.98 इंटू 10⁻19 जूल। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन मुझे करानी है। अब मैं 35 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गया हूं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रही है, किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जित देगा। पुनः क्वेश्चन को एक बार समझिए, किसी धातु के लिए कार्यफलन का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जित देगा या उत्सर्जित करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है 50 है कार्यफलन को 50 से नोटेट करते हैं। तो 50 का मान दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा का मान यहाँ पर है 330 नैनोमीटर और इसे हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 330 गुना 10⁻9 मीटर। नैनो का मान होता है 10⁻9। अब हमें प्रोटॉन की ऊर्जा के सूत्र से पता है, ये जो सूत्र है वो प्रोटॉन की ऊर्जा का सूत्र है E बराबर H C लैम्डा से।
ई का मान ज्ञात करेंगे। एच क्या है? प्लंग नियतांक है। प्लंग नियतांक का मान होता है 6 इंटू 63 इंटू 10⁻⁻34। सी है प्रकाश का चाल 3 इंटू 10⁸ और लेमडा का मान जो क्वेश्चन पे दिया गया है 330 इंटू 10⁻⁹ ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल है। अब सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफिकेशन हल करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैंने किया हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर जूल को मैंने किस में नोट कन्वर्ट कर दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, क्योंकि हम ऊर्जा का, प्रोटॉन की ऊर्जा का मापन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए ई का मान मैंने यहाँ पर लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और आप देखेंगे -34 पर +8 कर देने से यहाँ पर मान कितना आ गया हमारा? 10⁻⁻17। अब इस सारे वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा एनर्जी का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? E = 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है, अतः पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। देखिए 50 का मान कितना है हमारे पास? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है क्वेश्चन में। उसके तुलना में प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी है? 3.76 जो कार्यफलन से कम है, इसलिए पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। 36 क्वेश्चन, एक प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो उसका संवेग ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्या ज्ञात करनी थी? प्रोटॉन की ऊर्जा पूछ रही थी। तरंगदैर्घ्य दिया गया था और प्रोटॉन की ऊर्जा ज्ञात की। यहाँ पर प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य दिया गया है परंतु इसका संवेग ज्ञात किया जा रहा है। क्वेश्चन पे दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसलिए प्रोटॉन का संवेग P बराबर h/λ होता है। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया। h है प्लंग नियतांक। प्लंग नियतांक का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन लैम्डा का मान है 6000 इंटू 10⁻10। इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मुझे संवेग प्राप्त हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब 37 क्वेश्चन नंबर, 60 डिग्री वाले कोण एक प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री है। प्रिज्म के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पर एक प्रिज्म दिया गया है यहाँ पर ऐसा, और एक प्रिज्म द्वारा जो न्यूनतम प्रिज्म का जो कोण है वो कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। और न्यूनतम विचलन कोण का जो मान है वो दिया हमारे पास 30 डिग्री दिया गया है। प्रिज्म का कोण है 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण ΔM = 30 डिग्री और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमें ऑलरेडी सूत्र पता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ब्रैकेट में a + ΔM/2 पूरे का बटा साइन a/2। इस सूत्र पर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। अब देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए आप इस सूत्र पर मैं वैल्यू को पुटअप कर दे रहा हूं तो म्यू इक्वल मुझे प्राप्त हो रहा है साइन 60 + 30। 60 है a का मान, ΔM का मान है 30 पूरे का बटा 2 और फिर पूरे का बटा जो है साइन a/2 है तो a/2 की जगह क्या रख दिया हूँ मैं? 60/2। फिर इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया हूँ तो साइन 90/2 और 60/2 का मान आ जाएगा साइन 30। फिर सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो साइन 45/sin30 हो गया। अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। साइन 30 का जो मान है वो 1/√2 होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर इसको देखिए अरेंज कर दिया हूँ, हर का राशि अंश की ओर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। 1/√2 × 2/1। यहाँ पर जो 2 है इसको मैं
वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर वर्गमूल 2 वर्गमूल कट जाएगा, एक एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? केवल वर्गमूल 2। इसलिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मुझे म्यू बराबर वर्गमूल 2 प्राप्त होगा। 38 और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी f1 20 सेंटीमीटर है और ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। दूसरा जो है लेंस दिया है f2 जो कि अवतल लेंस है और इसकी दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर, परंतु अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर f2 का मान -25 सेंटीमीटर होगा। इसलिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो 1/f इक्वल 1/20 प्लस 1/-25, फिर ये आ जाएगा 1/20 माइनस 1/25। अब फिर देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1/f इक्वल, यहाँ पर 20 और 25 कैल्शियम ले लूँगा तो 100 आएगा, और 100 को 20 से डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा, फिर 100 को 25 से डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा। सिंप्लीफिकेशन करने से ये पता चल रहा है कि 1/f इक्वल 5 माइनस 4/100 इक्वल क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/100। अब f 1/f और 1/100 को उल्टा कर दूंगा तो f का मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। चूंकि परिणामी फोकस दूरी कैसा है? धनात्मक है, अतः यहाँ एक कौन सा लेंस होगा? अभी सारी लेंस की भांति कार्य करेगी। इसलिए लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता P बराबर फार्मूला होता है 1/f, कब? मीटर में दिया गया है, परंतु यहाँ पर जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है लेंस की क्षमता 100/f ये सेंटीमीटर में है, इसलिए 100/100 f का मान कितना ज्ञात किया है मैंने? 100 सेंटीमीटर, तो 100/100 कितना आ जाएगा? 1d। d क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? d क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायप्टर, तो यहाँ पर 1 डायप्टर हमारा आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। क्वेश्चन कह रही है एक उभय उत्तल लेंस के गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पर दिया गया है म्यू का मान अर्थात लेंस का अपवर्तनांक 1.5 और उभय उत्तल लेंस, यानी आपका लेंस कौन सा लेंस है? आपका उत्तल लेंस है। इसके दो पृष्ठ होंगे, R1 पृष्ठ और ये R2 पृष्ठ। तो अब पहला पृष्ठ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो दूसरे पृष्ठ को क्या लेंगे हम लोग? -20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या जो है, एक R1 होगा 20 सेंटीमीटर तो R2 होगा -20 सेंटीमीटर। अब लेंस निर्माता के सूत्र से क्या पता है मुझे? 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 पर वैल्यू को पुटअप करने पर, वैल्यू को पुटअप करने पर आप देखेंगे 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 मीन्स 1.5 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, इस जगह में रखूँगा 1/20 माइनस 1/-20, क्योंकि यहाँ पर R1 का मान 20 है और R2 का मान है -20। अब देखेंगे आप यहाँ पर ये जो माइनस है, ये जो माइनस आपको दिख रहा है, ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा हमें
प्राप्त होगा 1/f इक्वल, ये घट गया 0.5 और ये आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20। देन ये जुड़ कर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपको 1/f इक्वल 0.5 इंटू 2/20। अब देखिए 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10, अर्थात इसको मैं भिन्न के रूप में लिख दिया, इंटू 2/20। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, 5 1 जा 1। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, केवल 1/5 इक्वल 1/20। इसे उल्टा कर दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा f इक्वल 20 सेंटीमीटर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। प्रश्न पर दिया हुआ है U क्या है, देखिए अवतल दर्पण के सम्मुख मतलब वस्तु है, तो वस्तु को हम U से नोटेट करते हैं और यहाँ पर -4 सेंटीमीटर आ गया है। क्यों, क्योंकि चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग दर्पण या लेंस के पहले अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसको हम ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए U का मान हो गया -4 सेंटीमीटर। R है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या लेना है हमें तो फोकस दूरी से पहले ही होगी, इसलिए R बराबर -10 सेंटीमीटर। इसलिए आपको डायरेक्ट सूत्र पता है F बराबर R/2। तो यहाँ से मैं फोकस दूरी ज्ञात कर लिया, किसका, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लिया मैं -5 सेंटीमीटर। दर्पण के सामान्य सूत्र को यूज करेंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इस जो सूत्र है वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यू रख देते हैं। 1/f की जगह आ जाएगा 1/-5 इक्वल 1/v, ये जो 1/v है ये 1/v रहेगा, प्लस 1/u, u की जगह आ जाएगा 1/-4। मैंने वैल्यू को पुट अप कर दिया है यहाँ पर। अब आप देखेंगे 1/-5 और ये जो राशि है 1/-4 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये राशि आ जाएगा +1/4 इक्वल 1/u। अब इसको मैं सिंप्लीफिकेशन कर दिया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -4 + 5/20 इक्वल 1/u। अब इसको सिंपली हल करूँगा तो यह मुझे प्राप्त हो जाएगा 1/20 इक्वल 1/v। अब इसको उल्टा कर दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा v इक्वल -20 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर -v/u। v का मान है 20, इसलिए -20 हो गया। u का मान -4, चिन्ह की प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस माइनस कट जाएगा और 4 को 5 टाइम्स में काट दूंगा तो मुझे आवर्धन क्षमता प्राप्त हो जाएगा 5। आवर्धन क्षमता धनात्मक है अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक नंबर है 41। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है यंग के द्विस्लेट प्रयोग की चौड़ाई का अनुपात 1:16 है। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप लोग को जो है द्विस्लिट के चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, किसके रूप में दिया गया है, तीव्रता के रूप में दिया है। तो I1 I2 इक्वल 1/16 इक्वल A1 का वर्ग बटा A2 का वर्ग। ये किसका अनुपात है, ये एक्चुअल पर है आयाम है, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र होता है वो
तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा I1 बटे I2 इक्वल A1 का वर्ग बट्टा A2 का वर्ग। जहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/16 किसके बराबर हो गया, A1 का वर्ग बट्टा A2 का वर्ग। अब आप देखेंगे 1/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1/4 का वर्ग बराबर यहाँ पर A1 बट्टा A2 और इसे पूरे का वर्ग लिख सकता हूँ। तो वर्ग वर्ग कैंसल हो जाएगा, देन मुझे A1 बट्टा A2 क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4 प्राप्त हो जाएगा। अब हम जो है तीव्रता का जो है मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात वाला फार्मूला लगा देंगे, A1 प्लस A2 का वर्ग बट्टा A1 माइनस A2 का वर्ग। अब आप देख रहे हैं हमने क्या ज्ञात किया है, A1 बट्टा A2 बराबर 1/4। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया है, 1 प्लस 4 पूरे का वर्ग, 1 माइनस 4 पूरे का वर्ग, 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 का वर्ग, 1 माइनस 4 मतलब -3 का वर्ग। फिर ये मुझे प्राप्त हो जाएगा 25/9। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I मैक्सिमम रेशो I मिनिमम, देन यहाँ पे लिख लूँगा 25/9। 42वां नंबर का प्रश्न है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदिश्यक का संख्यात्मक द्वारक 0.12 तथा प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6×10⁻⁵ सेंटीमीटर, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी। देखिए सूक्ष्मदर्शी के अभिदिश्यक का संख्यात्मक द्वारक किसे बोलते हैं, म्यू साइन बीटा, जिसका मान दिया है 0.12 और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया है आपको 6×10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसलिए सूक्ष्मदर्शी के विभेदन सीमा का जो सूत्र है वो है डायरेक्ट सूत्र 2 म्यू साइन बीटा अपॉन लैम्डा। इस पर हम स्टेप बाय स्टेप मान को रख देंगे, देन 2 इंटू 0.12 अपॉन 6×10⁻⁵, इसको हल करूंगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा 4×10⁻³ प्रति सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 43। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट पर्दे से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई 1.0 मिलीमीटर है। स्लिट के बीच की दूरी क्या कीजिए। प्रश्न में जो दिया हुआ डी है 1.5 मीटर, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज कर दिया 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। और यहाँ पर जो है फ्रिंज की चौड़ाई आपको दिया गया है प्रकाश के लिए डी बराबर 1.0 मिलीमीटर, तो इसको हमने मीटर पे चेंज कर दिया है 1.0 × 10⁻³ मीटर। इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी। तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी से मैं स्मॉल डी का मान ज्ञात कर लिया। स्मॉल डी इक्वल आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन बीटा। सारे वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर। यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन पर हमसे गलती हो गई है, वो है फ्रिंज की चौड़ाई, ये जो बीटा है यहाँ पर जो डी दिया है ना, ये मान किसका है, बीटा है। बीटा इक्वल मान दिया है 1.0 नैनोमीटर, जिसको मैं मिलीमीटर में चेंज कर दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों इसको आप सुधार लेंगे, ये टेक्निकल त्रुटि हो गई हमसे। और यहाँ पर चूँकि स्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पर तो स्लिट किसको बोलते हैं, S1 और S2, दोनों के बीच की दूरी जो है D
तो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मेरे से त्रुटि हो गई है, बीटा आएगा ये। आप स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को पुट अप करें, सारे वैल्यू को पुट अप कर देंगे। देन यहाँ पर दोनों स्लेटों के बीच की दूरी 9 × 10⁻⁴, फिर इसको मिलीमीटर में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। 44 क्वेश्चन बोल रहा है, एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचयी ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली 4000 फेरे हैं 2030 वोल्ट पर शक्ति निवेश करती है, 230 वोल्ट पर निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक फेरे कितने होनी चाहिए। यानी ये जो ट्रांसफार्मर है आपका ऐसा, ये कौन से ट्रांसफार्मर है, अपचयी ट्रांसफार्मर है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दिया है 4000 N1 और विभव दिया है, प्राथमिक कुंडली का विभव है 2300 वोल्ट और द्वितीय कुंडली का जो विभव है वो दिया है आपके पास 2300 वोल्ट और यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है N2। ये ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट सूत्र से हम इसका उपयोग करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि V2/V1 = N2/N1 से N2 का मान मैं यहाँ पर ज्ञात कर लिया हूँ। N2 = V2/V1 × N1। सारे वैल्यू को पुट अप कर दूंगा यहाँ पर और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें N की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 400 फेरों की संख्या। सिंपली से बेटा देखो 230 और 2300 है तो ये 10 बार में कटेगा, ये 10 अरे शून्य कट जाएगा तो 400 ही बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन। यदि एक जोड़ी कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है तथा इसमें से एक 0.5 सेकंड में धारा का मान 0 से 20 एम्पियर करने पर दूसरी कुंडली से समृद्ध फ्लक्स में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन पर दिया गया है बेटा आपको अननोन प्रेरण M = 1.5 हेनरी, समय दिया है आपके पास 0.5 सेकेंड। इसलिए आपको जो है यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की दर डायरेक्ट फार्मूला है ये d∅s/dt = M dIp/dt। ये जो है अननोन प्रेरकत्व में फ्लक्स में परिवर्तन के लिए सूत्र है। इसी सूत्र में हम सारे मानों को पुट अप कर देंगे। देन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आप देख रहे हैं कि M का मान है 1.5 × dIp/dt। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रही है वो है 0 से 20, तो हम अधिकतम से न्यूनतम लिखते हैं तो 20 - 0 बटा समय है 0.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा आपका फ्लक्स में परिवर्तन 60 वेबर प्रति सेकेंड। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखिए धारा का मान कैसा हो रहा है 0 से 20 एम्पियर यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे 20 - 0 कितने समय में 0.5 समय में, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है 60 वेबर प्रति सेकंड मुझे आंसर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर की जो संख्या है 46। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं प्यारे बच्चों। 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 × 10⁻⁻5 वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। कुंडली का स्वाप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले जो प्रश्न है वो अननोन प्रेरकत्व का था और यहाँ पर स्वाप्रेरकत्व से संबंधित सवाल है। तो देखिए कुंडली में फेरों की संख्या n = 1000, फिर जो है विद्युत फ्लक्स का मान दिया है फाई दिया है 0.5 × 10⁻⁻5 वेबर और प्रवाहित धारा दिया है आपके पास I = 2.5 एम्पियर। चूंकि ये डायरेक्ट फार्मूला है N ∅ = Li होता है किसका, स्वाप्रेरकत्व
गुणांक का, कुंडली के स्वाप्यरकत्व गुणांक का सूत्र होता है N phi इक्वल L I होता है। अतः हमें इस सूत्र से क्या प्राप्त हो जाएगा, L इक्वल N phi अपॉन I। N का मान 1000, phi का मान 0.5 इंटू 10⁻⁻5 और I का मान है 2.5। इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा L इक्वल 200 गुना 10⁵ और इसको जो है और सिंप्लीफिकेशन कर दिए तो मुझे प्राप्त हो गया L इक्वल 2 इंटू 10⁻³ हेनरी। H4 क्या है, हेनरी है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के 3 अलग अलग क्वेश्चन है जो है परीक्षा में लगभग पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप अवश्य रूप से परीक्षा में प्रैक्टिस करके जाएं। L लंबाई के एक चालक तार को मोड़कर वित्तीय लूप में परिवर्तित करने से इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। जैसा कि प्रश्न में क्या कह रही है कि देखिए L लंबाई का एक तार है, इसको हम मोड़कर कैसा बना दिए हैं, एक वृत्त की भांति बना दिए हैं और उसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तब हमें चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए, यदि तार की त्रिज्या स्मॉल r हो तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर पाई r का वर्ग होगी। भाई एक तार है जिसकी त्रिज्या r है और उसको हम वित्तीय लूप में बदल दिए हैं, तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r का वर्ग। सेम कंसेप्ट लग रहा है। अतः धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा प्रश्नानुसार, M बराबर I A और M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। तो M बराबर I A का मान पाई r का वर्ग, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न में L लंबाई का तार दिया है, उसे हम मोड़कर क्या बना रहे हैं, एक वृत्त की भांति वृत्तीय लूप में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब देखिए, चूंकि 2 पाई आर एल इक्वल एल, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। भाई जो एल लंबाई का जो तार है उसको हम ऐसा वृत्त के रूप में कन्वर्ट किए हैं, तो इसकी परिधि ज्ञात करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। यहाँ से मैं r की वैल्यू ज्ञात कर लिया हूँ, r इक्वल आ जाएगा l बटा 2 पाई। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, देखिए क्या है मेरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m इक्वल आई पाई r का वर्ग। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वाला r के मान को मैं क्या करूँगा, पुटअप करूँगा, देन मेरा आंसर क्या प्राप्त होगा। आप देखिए, m इक्वल आई पाई l बटा 2 पाई पूरे का वर्ग, क्योंकि r का वर्ग है। फिर आ जाएगा m इक्वल आई इंटू पाई इंटू एल का वर्ग बटे 4 पाई का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे ये पाई और एक वर्ग यहाँ पर कट जाएगा, देन m बराबर प्राप्त होगा आई एल का वर्ग बटे 4 पाई। ये हो गया नया चुंबकीय आघूर्ण। कब, जब L लंबाई के तार को हम एक वित्तीय लूप में कन्वर्ट करते हैं तब। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन। लोहे के एक सीधे चुंबकीय तार की लंबाई L है तथा चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है। इसे मोड़कर अर्धवृत्त की आकृति में बदल दिया जाता है। अब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। आप प्यारे बच्चों 47 क्वेश्चन को अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप बना सकते हैं। 47 क्वेश्चन पर L लंबाई के तार को हम एक वृत्त की भांति मोड़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम L लंबाई के तार को अर्धवृत्त की भांति मोड़ेंगे, तब नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, माना कि चुंबक का ध्रुव प्राबल्य कैसा है, स्मॉल m है, तब चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इक्वल स्मॉल m इंटू एल। इससे मैं स्मॉल m का मान ज्ञात कर लिया।
स्मॉल m इक्वल कैपिटल M बटा L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैंने थोड़ा सा डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश किया है। देखिए यहाँ पर L लंबाई का एक तार है जिसको मैं अर्धवृत्त पर ऐसा मोड़ दिया हूँ, और अर्धवृत्त का सेंटर क्या कहलाता है? केंद्र। और केंद्र से सतह तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। यदि अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ने पर इसकी त्रिज्या स्मॉल l हो तो पाई r इक्वल l होगी, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? पाई r होती है। इसलिए यहाँ पर स्मॉल r का मान मैं ज्ञात कर लिया, r इक्वल है l बटा पाई। अब आगे चलते हैं हम। मुड़ने के पश्चात नया चुंबकीय आघूर्ण कैसा है? L लंबाई के तार को जब हम ऐसा अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देते हैं तो नया चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? m डैश इक्वल m इंटू 2r, क्योंकि इसकी ये सेंटर है, ये भी r हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 2r। m डैश इक्वल m इंटू 2r, और यहाँ पर जो स्मॉल r का मान जो मैंने ज्ञात किया था वो मैं पुटअप कर दिया हूँ, तो हमें प्राप्त हो जाएगा m डैश इक्वल m इंटू 2 इंटू l बटा पाई, और सिंप्लीफिकेशन करने पर मुझे प्राप्त होगा m इंटू 2l बटा पाई। अब जो m डैश का मान प्राप्त हुआ है इसमें समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर किसका मान रखेंगे? स्मॉल m का मान रखेंगे। m डैश इक्वल m l इंटू 2l बटा पाई। एल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देन मुझे नया चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा m डैश इक्वल 2m बटा पाई। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 और 48 परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप पढ़कर जरूर जाएं। सेम उसी तरह 49 क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, उसे एक सिरे से 1/3 दूरी पर L आकार में मोड़ दिया जाता है, तब उसका नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? 47 क्वेश्चन क्या बोला? वृत्त के रूप में मोड़े तब। 48 क्वेश्चन बोला अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देते हैं तब। 49 क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि L लंबाई का चालक तार है, जो भी है आपका तार है कि नहीं, चुंबकीय तार है, उसको L आकार में मोड़ने पर, ये L लंबाई का एक तार है, उसको हम ऐसा मोड़ेंगे। कैसा? 1/3, 1/3। देन क्या होगा? तो क्वेश्चन को हल करते हैं। माना कि चुंबकीय तार की लंबाई स्मॉल l है, तब m इंटू एम एल, इसलिए स्मॉल m इक्वल m बटा l हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्नानुसार यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको भी केयरफुली समझना है हमें। देखिए ये जो है चुंबकीय तार है, इसकी लंबाई कितनी है? l। यहाँ पे ध्रुव को भी नोटेट कर दिया हूँ, n ध्रुव और s ध्रुव। अब इसी को हम कैसा मोड़ रहे हैं? 1/3 मोड़ रहे हैं। यहाँ से n से 1/3 मोड़ दिए और इसको ऐसा कर दिए। तो देखिए बेटा 1/3 का मतलब है l/3, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? ये अगर आप ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बचे हुए हिस्सा को ज्ञात करने के लिए मैं l माइनस l/3, टोटल लंबाई में 1/3 दूरी को मैं क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। देन क्या प्राप्त हो जाएगा? इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर मुझे 2l/3। तो यहाँ पर देखिए आप l/3 मोड़ा हूँ तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा? 2l/3। अब देखिए n और s की दूरी कैसे ज्ञात करूंगा, जिसको मैं यहाँ पर l डैश से नोटेट कर रहा हूँ। देखिए ये हो गया आपका आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे या पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें जो है ये l डैश का जो मान है मुझे प्राप्त हो जाएगा। चलिए पुनः एक बार इसे मैं समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों, l लंबाई का एक चुंबकीय तार है, ठीक है, इसको 1/3 मोड़ा हूँ तो बचा हुआ दूरी कितना आ जाएगा? 2l
अपॉन 3 कैसा है, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। l माइनस एल बाई 3 सिंप्लीफिकेशन किया, देन आ गया 2l/3 और यहाँ पर n और s के बीच की दूरी ज्ञात करूँगा जिसको मैं l डैश से नोटेट किया हूँ और यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसी को मैंने स्पष्ट लिखा है, यदि तार को l आकार में 1/3 दूरी पर मोड़ने पर दोनों ध्रुवों की दूरी जो है l डैश हो तो चित्र से स्पष्ट है, जैसा कि मैं आपको दिखाया है। l डैश इक्वल अंडर रूट इस l/3 का वर्ग प्लस 2l/3 का वर्ग। यहाँ पर क्या लगा है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर जो कर्ण का वर्ग होता है, इस कर्ण के वर्ग को ना लिख के मैंने सीधा सीधा अंडर रूट फार्मूला लगा दिया है। यहाँ पर देखेंगे l डैश इक्वल आ जाएगा सीधा सीधा अंडर रूट l/3 का वर्ग क्या आ जाएगा, l का वर्ग बाई 9 प्लस 2l/3 का वर्ग आ जाएगा 4l का वर्ग बाई 9। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 5l का वर्ग बटा 9, जिसमें से आप देखेंगे l का वर्ग में l कॉमन आ जाएगा। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो l डैश का मान आ जाएगा वर्गमूल 5l/3। अब नया चुंबकीय आघूर्ण मुझे प्राप्त हो जाएगा m डैश इक्वल m इंटू l डैश और यहाँ पर जो है मैं समीकरण 1 से m का स्मॉल m का मान रख दिया हूँ m/l और l डैश का मान आ गया वर्गमूल 5 इंटू l/3। l कट जाएगा, देन मुझे प्राप्त हो जाएगा m डैश इक्वल अंडर रूट 5m/3। प्यारे बच्चों अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। 4 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेपित प्रदर्शित करता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन अनुसार आपको दिया है धारा 4 मिली एम्पियर, देन इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻³ एम्पियर। विभव V का मान दिया है 18 वोल्ट, 0 से 18 वोल्ट और RG का मतलब यह है कि है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 12 ओम। देन हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे। ये फार्मूला जो है आपको R इक्वल V/I माइनस RG जो फार्मूला है वो संट के नियम अनुसार प्राप्त होता है और जब हम इसे किसी भी गैल्वेनोमीटर को या धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करते हैं तब भी ये फार्मूला हमें प्राप्त होता है। R बराबर V/I माइनस RG और यहाँ पर मैं सारे वैल्यू को पुटअप कर दिया हूँ। R इक्वल क्या है, V का मान है 18 वोल्ट, I का मान है 4 × 10⁻³ माइनस RG का मान है 12 ओम। सारे वैल्यू को पुटअप कर दिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 10⁻³ को हर की राशि को अंश में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 10 से घात 3 मतलब 1000। तो यहाँ पर 18,000/4 माइनस 12, इसको मैं सिंपली हल कर दूंगा तो R का मान मुझे प्राप्त हो जाएगा 4488 ओम। प्यारे बच्चों मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बेटर से बेटर आंकिक प्रश्न जो विगत कई सालों में आया है उसको मैंने हल किया है। मेरे YouTube चैनल में 3 भागों में 50 क्वेश्चनों को मैंने हल किया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते हुए इस क्वेश्चनों को हल करें ताकि आप परीक्षा में अच्छा से स्कोर कर सकें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और मुझे प्रश्न पूछकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।